Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start with the poem of Class 10 NCERT A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Before we go ahead, let's understand the central idea of the poem. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and again back to the zoo. तो पोएम को शुरू करने से पहले मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि क्या कभी आपने किसी बर्ड को पिंजरे में बंद देखा है किसी के घर पर? ऑफ कोर्स देखा होगा। और क्या आपने उस बर्ड को उस पिंजरे में खुश देखा है? बिल्कुल नहीं। तो वो खुश कहाँ होगा? ऑफ कोर्स एक नीले आकाश में, इन दिस ब्लू स्काई। सो कहने का मतलब हर किसी एनिमल को अपनी आज़ादी प्यारी होती है, जैसे हमें हमारी आज़ादी प्यारी है। हाउ वी लव टू स्टे लिबरेटेड। ओके, हमें कैसे हमारा फ्रीडम चाहिए। तो क्या इन एनिमल्स को पिंजरे में रखना, इनको केज में बंद रखना सही बात है? सो लेट्स सी, इन दिस पोएम द पोएट लेस्ली नॉरिस ट्राइज टू डिस्क्राइब्स अबाउट अ टाइगर इन द जू। वो ये टाइगर को एक जंगल के टाइगर के साथ कंपेयर करते हैं कि इन दोनों टाइगर में क्या डिफरेंसेस हैं। सो इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, द पोएटिक डिवाइसेस एंड द न्यू वर्ड्स मीनिंग। सो लेट्स बिगिन द पोएम। So first stanza, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Now here the poet has used he for the tiger. Stalks follows, okay, moves in his vivid. विविड मीन्स डिफरेंट ब्राइट कलर्स, स्ट्राइप्स। ये आप इमेज में देख सकते हो कि स्ट्राइप्स जो यूज़, ओके, मीन्स ऑरेंज और ब्लैक कलर की जो पट्टियाँ होती है वो बहुत दूर से भी टाइगर विजिबल हो जाता है। अब इस लाइन में टाइगर पोइट क्या कहते हैं? द टाइगर मूव्स फ्यू स्टेप्स अप एंड डाउन इन हिज केज। जब वो पिंजरे में बंद होता है तो उसके पास कितनी कम जगह होती है चलने के लिए, यहाँ से वहाँ बस वो चलता रहता है। इवन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ पर पैड्स मीन्स पॉज, उसके जो पैर हैं उसको कंपेयर किया है कि वेलवेट के सॉफ्टनेस के साथ। सो कि इतने सॉफ्ट तरीके से वो चलता है कि पता भी नहीं चलता है। ओके, मीन्स ही वॉक्स, द टाइगर मूव्स क्वाइटली ऑन हिज वेलवेटी पैड्स। ओके, मीन्स उसके पैर से वो बहुत शांत तरीके से चलता है। एंड इन हिज क्वाइट रेज, सो हियर ही इज फुल ऑफ रेज बट क्वाइट बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस। वो रेज, यहाँ पर दोनों अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, क्वाइट, रेज। वो एक फेरोशियस है, गुस्सा है, लेकिन वो अपना गुस्सा जो है वो दिखा नहीं सकता। ओके, ही इज़ क्वाइट मीन्स अंदर वो केज में है, इसलिए वो अपनी ओरिजिनल जो पर्सनालिटी है उसको दिखा नहीं सकता। एंड ही जस्ट टेक्स द वॉक। यहाँ पर इवन आप पैड्स का देख सकते हो, ओके, इमेज देख सकते हो। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट स्टांजा, लेट्स सी हाउ द टाइगर टेक्स द वॉक इन द केज. So let's see the video. You often, okay, you people also have visited, I think आपने ज़रूर गए होंगे, आप जू में देखा होगा आपने टाइगर को, बस यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है और उसी में वो इधर उधर, ओके, घूमता रहता है। एंड इवन उसके चेहरे पर, ओके, उसका जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई नहीं देगा, मीन्स उसके चेहरे पर वो एक हैप्पीनेस भी दिखाई नहीं देगा। सो दैट वॉट द टाइगर ऑफ द जू। सो इन दिस स्टांजा द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ द सिचुएशन ऑफ द टाइगर इन द जू। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टांजा। अब आपने टाइगर को जू में देखा, इवन, ओके, यू प्लीज सी द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। तो इस वीडियो में आप देखिए कि एक टाइगर फ्रीली कैसे घूमता है, ओके, कितना एक अपनी पर्सनालिटी उसकी दिखती है, कितना मीन्स एक स्ट्रेंथ उसका विजिबल होता है। सो वेर एवर ही फील्स ही इज़, ओके, मीन्स ही कैन गो, तो वो एक नेचुरल में आपको दिखाई देता है। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्टांजा। He should be lurking in shadow,
sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Now here in the second stanza, okay, the poet is feeling very pity. Okay, उनको एक बहुत दया जैसी आती है. He says that the poor tiger should have been in its natural habitat. तो जो टाइगर है उसे एक नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था. अब यहाँ पर टाइगर जो जंगल में है और जो टाइगर केज में है. पहला जो है लर्किंग. लर्किंग मीन्स रिमेनिंग हिडन सो एज टू वेट टू फाइट विद द प्रे. आप देखना टाइगर हमेशा जब शिकार करता है तो वो जो घास होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, उसके पीछे कैसे छिप जाता है और वो अपने प्रे के ऊपर अटैक करता है. सो उस टाइगर को जो केज में है, ओके, जू में है, उसे कैसा होना चाहिए था, और जो टाइगर जंगल में होता है वो कैसा होता है. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. ही शुड बी लर्किंग, कि छुपा हुआ होना चाहिए था. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो ग्रास के पीछे छिपा हुआ रहता है या झाड़ियों के पीछे छिपा रहता है. एट टाइम पॉइंट ऑफ दैट नाइट मीन्स ही would have been lying in his shadows of trees and sliding quietly through the long grass. okay, जो बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं ताकि उसके पीछे वो छुप जाए. नियर द वाटर हॉल, और कहाँ पर, वो पानी के वाटर हॉल मीन्स आप वाटर हॉल आपके हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, स्ट्रीम्स हो सकते हैं, वहाँ पर वो, क्योंकि ज़्यादा करके जो एनिमल्स हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं. वेयर प्लम्प डियर पास. प्लम्प, अब जो डियर हैं वो टाइगर के बहुत ही अच्छे, ओके, मीन्स फूड है, उनको ज़्यादा पसंद है. सो नियर द वाटर हॉल ही वुड, ओके, बी वेटिंग फॉर सम फैट डियर, प्लम्प डियर. ओके, एक हेल्दी डियर की वो राह देखता. एंड दस ही वुड बी लाइंग देयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द इज, ओके, एक अच्छा खाना उसके मिल जाता, कि एक उसे अच्छा फूड मिल जाता. इस तरीके से टाइगर शिकार करता है. ओके, जो एक जंगल का शेर होता है, अब वो केज में होता है तो उसे तो एक खाना मिल जाता है कि खाओ, लेकिन शेर को, टाइगर को, उसके अपना शिकार खुद करने में ही उसे अच्छा लगता है. तो यहाँ पर जू का जो टाइगर है, इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया है शुड, कि उसे कैसा होना चाहिए. ओके, और जो जंगल का शेर है वो कैसा होता है, उस दोनों चीज़ में थोड़ा डिफरेंस दिखाया है. सो लेट्स गो ऑन दी नेक्स्ट आंसर. Third stanza, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now the poet sees the tiger locked in the bit, means poet यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो imagine करते हैं he should be snarling. okay, poet is, अब snarling क्या होता है, makes an angry, okay, warning sound, जैसे दहाड़ना. अब टाइगर जब दहाड़ता है तो देखना दूर तक आवाज़ आती है. सो पोएट शुड बी मीन्स, सॉरी, पोएट यहाँ पर कहते हैं कि द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. सो वो इमेजिन करते हैं द टाइगर वुड बी डूइंग इन केस ही फेल्ड टू फाइंड एनी प्रे इन हिज नेचुरल हैबिटेट. जब उनको जंगल में, ओके, उनका प्रे नहीं मिलता है या खाना नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, दे कम अराउंड दी हाउसेस, वो बाहर आ जाते हैं. बहुत बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, ओके, देखा भी होगा टेलीविज़न पर, कि कभी कभी कुछ के वाइल्ड एनिमल है वो रास्ते पर आ जाते हैं. सो कहाँ से दहाड़ते हैं, जंगल्स के एज से, ओके, जहाँ से जंगल बिट शहर शुरू ही होता है और जंगल के एज पर आकर वो वहाँ से, ओके, आवाज़ लगाते हैं. मीन्स वो एक अपना फेरोशियस नेचर है वो, ओके, प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं. बेरिंग, ओके, बेरिंग मीन्स एक्सपोजिंग हिज वाइट फैंग्स. फैंग्स मीन्स कैनाइन टीथ. ओके, ये जो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो, ये जब दांत, ओके, उसके जब दिखते हैं तो अच्छे अच्छे दूसरे एनिमल्स भी, इवन ह्यूमंस भी डर जाते हैं. बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, ओके, ये रहे उसके क्लॉज, के क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. ओके, जिस तरीके से वो विलेजर्स को डराते हैं. तो कहने का मतलब कि इन द जंगल, ओके, नियर सम विलेज, देयर ही वुड बी शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लोज while moving here and there. He would means thus become a cause of terror for the villagers. So the poet here gives a hint that if we destroy the natural habitat, okay, natural habitat, if we destroy, okay, of the tigers, they will be forced to turn to our towns, our villages. So and means they will enter in the villages. तो वो एक होता है नेचर टाइगर का.
जो दहाड़ना होती है, आवाज़ होती है, ओके। तो यहाँ पर भी एक जंगल का शेर कैसा होता है उसका, ओके, उसकी क्वालिटी कैसी थी, वो चीज़ के बारे में यहाँ पर ओके इस स्टांजा में बताया जा रहा है। लेट्स सी ऑन दी नेक्स्ट स्टांजा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ओके। लेकिन यहाँ पर कहा गया है द पोएट सीज हियर दैट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, मीन्स लेकिन वो क्या है कि ये दीवारों में, ओके, ये बार के पीछे वो बंद होकर रह जाता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्ट्रेंथ मीन्स उसकी जो बॉडी है, ओके, उसकी जो पूरी ताकत है ये बार के पीछे छिप जाती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ क्या, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही नाउ लाइज इम्प्रिजन्ड, ओके, वो ही इज बिहाइंड द बार्स। Very slowly and silently he moves up and down, he moves here and there along with his length of the cage, means जितनी उसकी केज है। he takes no notice of the visitors and what that, okay, as it is given कि वो visitors को ignore कर देता है। so following moving here and there, okay, जैसे आपने previous वीडियो में देखा कि इस तरीके से, क्योंकि वो इसलिए विजिटर्स को इवन इग्नोर करता है क्योंकि वो अपना नेचर नहीं दिखा सकता, वो अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखा सकता, वो अपना वो फिरोशियस नेचर नहीं दिखा सकता। दैट्स वाई ही इग्नोर्स द विजिटर्स। सो दैट्स व्हाट इट टॉक्स अबाउट द स्टांजा। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वन। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now he hears, okay, उसे पूरी रात सुनाई देता है the last voice at night. Now the tiger knows no rest during the day because of what? Because of the visitors. पूरा दिन विजिटर्स देखने के लिए आते हैं, इसलिए वो दिन में तो रेस्ट बिल्कुल नहीं कर पाते, यहाँ से वहाँ जो आवाज़ें होती है विजिटर्स की, इसलिए इवन एट नाइट ही रिमेन्स डिस्टर्ब्ड, रात को भी उसे नींद नहीं आती है, रात को भी वो डिस्टर्ब रहता है क्योंकि जो कंटिन्यूस वॉइस है, ओके, किसका वॉइस? द पेट्रोलिंग कार। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो पेट्रोलिंग कार, जिसके सायरन की वजह से शायद ओके वो डिस्टर्ब हो जाते हैं and that's why they are not able to take the rest. So they get disturbed due to the noise of the patrolling cars, and he keeps staring at the with his brilliant eyes. He keeps staring at the brilliant stars. So and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Why does he stare? शायद वो okay means perhaps he may be asking from the heaven that why he has been imprisoned okay in this cage, कि क्यों उसे ओके यहाँ पर रखा गया है इम्प्रिजन, क्योंकि वो बना हुआ है एक नेचुरल हैबिटेट के लिए, जंगल के लिए, वहाँ पर उसे होना चाहिए था, बट ही इज़ ओके बिहाइंड द बार्स। सो दैट्स वाई ओके ही विथ हिज ब्रिलियंट आइज, यहाँ पर ब्रिलियंट आइज इसलिए कहा गया है बिकॉज वी डू नॉट हैव द ब्रिलियंट आइज, एनिमल्स डू हैव द ब्रिलियंट आइज, क्योंकि उनको रात में भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है, बहुत अच्छी तरह से वो ओके देख सकते हैं अपने प्रे को या मीन्स कोई भी नेचुरल चीज़ों को या किसी को भी। सो किसको देखते हैं? ये स्टार्स को, ओके, यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं शायद ओके कि क्यों वो यहाँ पर है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट द पोएम। आई होप आप समझे होंगे। ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है यहाँ पर पोइट ने सिर्फ टाइगर का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स ओके बर्ड्स आप देखना जिनको केज करके रखा जाता है और जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इवन आप ओके हमारा ही एग्जाम्पल ले लो कि हमें अगर कोई ओके ऐसे केज करके रखे तो हमें अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स वी विल डेफिनेटली मे नॉट लाइक दिस। सो हाउ डू एनिमल्स विल ओके मीन्स ये एनिमल्स को कैसे पसंद होगा, उनको कैसे ये ओके हाउ दे विल इन्जॉय ओके मीन्स अगर वो ऐसे रहेंगे तो। सो लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस नाउ एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. So the rhyming scheme, first we'll see the rhyming scheme of the poem. Here in this poem, the first stanza, stripes, cage, quiet, rage. Stripes A, cage B, quiet C. Cage rhymes with rage, then B. The rhyming scheme of the poem is A, B, C, B. Okay, and this is the same for the all the stanzas. Now let's see the poetic devices used in the poem. First, personification. Here the poet has used he okay for the non okay means for personification we use for the inanimate object. Okay, so here the poet has used he for the
ही आप देख सकते हो, दूसरे स्टांजा में भी तीसरे स्टांजा में भी ही इस्तेमाल किया है. सो फिगर ऑफ स्पीच दैट इज पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड. नेक्स्ट you can see the example of enjambment. Okay, no comma full stop. Okay, here even you can see, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेकेंड स्टांजा में enjambment figure of speech. Okay, poetic device is used. So that next even you can see the metaphor. Okay, metaphor figure of speech that is on pads of velvet. Okay, metaphor figure of speech. Softness of tiger's paws आर कंपेयर्ड विद द सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट. ओके, तो ये कंपैरिजन है. ओके, टाइगर के पॉज वेलवेटी सॉफ्टनेस के साथ कंपेयर किए गए हैं. सो मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड. देन इवन ऑक्सीमोरन क्वाइट रेज. सो टू अपोजिट आइडियाज ओके कमिंग टुगेदर, दैट इज दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं, तो दैट इज ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच. ओके, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच. देन वी कैन इवन सी द एलिट्रेशन. एलिट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज एस एस. ओके, इवन यू कैन सी द एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच दैट इज in the other stanzas. If you find the alliteration figure of speech, then please plump cpp plump pass. Even if in there other sentences are, अगर कुछ दूसरे पोएम्स में दूसरी लाइन्स में आपको मिलते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. देन वी हैव ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच दैट इज लर्किंग. लर्किंग एक दहाड़ने की आवाज़ है, साउंड है, सो दैट इज ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच. देन वी हैव इमेजरी. पूरे पोएम में एक इमेजरी इस्तेमाल हुआ है. आप देखो, जैसे ही आप केज हैं तो आपको केज इमेजिन करोगे. देन यू विल विलेज. ओके, देन बार्स, कॉन्क्रीट सेल. तो बहुत सारी इमेजिनेशन ओके इमेजरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है. पेट्रोलिंग कार्स, सो दैट इज इमेजरी पोइटिक डिवाइस. सो these are all poetic devices. If there are some more poetic devices, then please do comment in the comment section. So I hope you have understood the poem and the rhyming scheme and the poetic devices. If you really enjoyed watching, then please hit the like button and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.